गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल अकेडमी। सो आपने आज का टॉपिक तो देख ही लिया होगा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। फॉर जैसे दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो आपके क्लास 10th का ये जो है चैप्टर 3 है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं आपसे माफी चाहूंगा, एक दिन के लिए आपके लिए गैप मिल चुका है जिसमें आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है, क्योंकि आपके जो प्रीवियस डे था उसमें ये जो टॉपिक है ये मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं कल उस काम को नहीं कर पाया। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं आज हम, और समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आखिर में होते क्या है। देखिए, मैं आपसे कई बार कुछ चीजें कह चुका हूँ, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है रिगार्डिंग टू मैथमेटिक्स। कैसे? मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि देखिए, टॉपिक्स जो है उनको एक्सरसाइज के डिपेंडेंट फॉर्मेट में मत पढ़िए कि 3.1 में ये सब कुछ है, 3.2 में ये सब कुछ है, 3.3 ये चीज बताती है, 3.4 ये चीज बताती है। तो ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं, इनके चीजों के लफड़े में अपना पढ़ो तो बेटर है। आप पढ़िए कॉन्सेप्चुअली, आप टॉपिक को पढ़िए अच्छे से एनालाइज करिए टॉपिक को। टॉपिक क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब हम समझेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब देखिए, पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, पहला जो इक्वेशन है वो 2x² प्लस 4x प्लस 3 है, जिसका नाम बेसिकली हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पर देखिए आप अच्छे से देखिए कि ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी एक वेरिएबल है इसके अंदर। वो कैसे? सिर्फ ओनली एक्स ही इसके अंदर अवेलेबल है, एक्स के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये मतलब नहीं होता कि जो वेरिएबल है क्वेश्चन के अंदर कितनी बार रिपीट होता है, मतलब इस चीज से होता है कि वेरिएबल कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट टाइप के वेरिएबल एक क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो रहे हैं। अब एक ही एक्स है इसके अंदर, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें x के अनदर एक और वेरिएबल है जो कि y है। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हो चुके हैं आपके? इसके अंदर वेरिएबल्स हैं आपके x एंड y, यानी दो वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स आर देयर इन दिस इक्वेशन, 4x प्लस 3y प्लस 5, x एंड y, टू वेरिएबल्स। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है दो चर वाला रैखिक समीकरण इस टाइप का होना चाहिए। अच्छा, अब हम समझ चुके हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किस टाइप का होता है। अब इसके बाद फिर आगे की ओर डिस्कशन करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं। तो फर्स्टली, अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण x और y है, तो हम एक इक्वेशन से इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको दिया 4x प्लस 3y प्लस के 5, और x का वैल्यू और y का वैल्यू बताइए। तो आप इसको सिर्फ x के वैल्यू को y के पदों में और y के वैल्यू को x के पदों में बता सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि x बराबर 5 आएगा, कि x बराबर 6 आएगा, कि 7 आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते। आप इस तरीके से बता सकते हो कि 4x बराबर हो जाएगा -5 माइनस के 3y, x बराबर हो जाएगा -5 माइनस के 3y अपॉन 4। इस टाइप से आप बता सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बता सकते कि x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। इस तरीके से आप इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि ये एक ही इक्वेशन आपके पास दी हुई है। तो यहाँ से हमारा मूल निचोड़ है वो आपके पास ये निकल कर आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में अगर दो चर दिए हुए हैं एक इक्वेशन में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन और होनी चाहिए, जब ये दोनों आपस में सिमिल्टेनियसली आपस में सॉल्व की जा सकती है, वरना उन दोनों को सॉल्व नहीं, उसको सेपरेटली सॉल्व नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा है, किस टाइप का दिखता है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या मैंडेटरी होना चाहिए। तो अगर आपको इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, वरना हम इससे आगे की ओर पढ़ते हैं।
देखिए अब इससे आगे की ओर थोड़ा सा डिस्कशन आगे की ओर बढ़ाते हैं। मैं इस टॉपिक को चलो इसको ले लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि इससे आगे की ओर पढ़ना क्या है हमको। किताब के अनुसार हम धीरे धीरे सभी चीजों को समझते हुए चलते। अब हमको इतना पता चला कि दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर हमारे पास होता है उसको सेपरेटली सॉल्व नहीं किया जाएगा, उसके लिए एक समीकरण और बनानी होगी। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बनकर आएंगे, एक और एक, दो, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं एक्स और वाई की, लीनियर इक्वेशंस होती हैं दो चर वाले, जो दो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो आपके पास अवेलेबल होती है 4x + 5y = 5। तो ये एक लाइन, एक रेखा को प्रदर्शित करती है। किस चीज को प्रदर्शित करती है? एक रेखा को, एक ऐसी रेखा को प्रदर्शित करती है जो x और y दोनों एक्सिस पर कहीं ना कहीं से होकर जाती है। एक ऐसी रेखा को प्रदर्शित करती है। तो एक लाइन बनाती है ये वाली, मैं मान लेता हूँ L1, और ये वाली भी बनाती है एक लाइन, और इसको मान लेता हूँ L2। तो ये आपस में कैसी लाइंस ड्रॉ कर रही हैं, एक लाइन ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी, एक हो जाएगी ये L1 और एक हो जाएगी ये L2। अब दोनों आपस में लाइंस हो गई कि एक L1 हो जाएगी एक L2 हो जाएगी। अब इनके केसेस बनते हैं। अब इनको जब थोड़ा सा आगे की ओर और स्टडी करते हैं, अभी हम x और y की वैल्यूज पर नहीं आए हैं कि हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सभी चीजें हमारी थोड़े आगे के वर्जन की तरफ इंडिकेट करते हैं कि थोड़ा आगे और हम जा चुके हैं। अभी फिलहाल हमने ये चीज सीखी कि दो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स अपनी अपनी अलग अलग लाइन शो करते हैं। एक ग्राफ पर अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके अंदर अलग अलग लाइन बनाएंगे, ये एक जी अपनी अलग लाइन बनाएगी और ये अपनी अलग लाइन बनाएगी। लेकिन लाइन तीन केसेस बना सकती है अपने आप में। दो लाइन अगर आपस में होती है, एक रेखा और एक दूसरी रेखा अगर आपस में होती है, तो उसके मैंडेटरी जो ज्यादा दिखने वाले हैं, और सिर्फ तीन ही बन सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं बन सकते। तीन ही केस हैं जो आपस में लाइन एक दूसरे को बना सकती हैं। और वो कौन कौन से केस हो सकते हैं? पहला केस है आपका इंटरसेक्टिंग, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंटरसेक्टिंग मींस प्रतिच्छेदी। अब देखिए अगर मेरे पास एक ही ग्राफ में, एक ही ग्राफ है हमारे पास और दो लाइंस हैं, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को मुझे ग्राफ में शो करना है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लाइनें आपस में कट कर जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइन है, जैसे कि मान के चलिए एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ऐसे जा रही है। तो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये लाइन ये वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। अभी इस चैप्टर की शुरुआत है, बहुत धीरे से समझते हुए चलेंगे। ज्यादा लोड में एक ही वीडियो के अंदर नहीं दूंगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा इतना बड़ा है और इसको एक बार में कवर करना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, लेकिन अगर न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है तो उसमें इस तरीके से, और अभी हमारे पास टाइम है 2023 में पेपर होने वाले हैं, तो इस तरीके से तो नहीं पढ़ना है कि एक ही बार में तीसरा चैप्टर खत्म, 1-2 घंटे का वीडियो बनाया और कंप्लीट कर दिया और ये हो गया, ये हो जाए वो हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई सारे टीचर्स लोग करते हैं कि 1 घंटे में आपको या 1.5 घंटे का वीडियो बना दिया, 2 घंटे का वीडियो बना दिया और उसमें ये कंप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए इस तरीके से मैं भी आपको समझा सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 20-25 मिनट का एक लेक्चर हो जिसमें मैं मोस्टली टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँ विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पर लेकिन उसको ऐसा पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको, ठीक है ना। देखिए तो ये लाइन 1 है और ये लाइन आपकी 2 है। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। कैसे करती है? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे की ओर मूव करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा आगे की ओर मूव करूँ मैं, इस वाली लाइन को भी मैं थोड़ा आगे की ओर मूव करता हूँ, तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पी पर कट करती है, ठीक है। तो लाइन जब आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी कट करती है तो वहां पर एक अपना सॉल्यूशन बना देती है, यानी कि जितनी बार लाइन आपस में कट करेंगे उतने ही उसके आंसर्स निकलने वाले हैं। इन दोनों लाइंस के अगर एक बार कट करेगी तो एक आंसर निकल कर आएगा, 2 बार कट करेगी तो 2 आंसर निकल कर आएगा। लेकिन 99% केस ये होता है कि एक बार लाइन कट करने के बाद दोबारा लाइन कभी कट करती नहीं है। जैसे कि मैं इसको आगे की ओर बढ़ाता चले जाऊं और इसको मैं इधर की ओर बढ़ाते चले जाऊं, तो ये आपस में कहीं पर भी कट करेंगे? बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। सिर्फ एक बार कट करने के बाद लाइंस दोबारा कभी कट नहीं करती हैं।
ठीक है, तो आंसर कितने बनने वाले हैं, एक। तो आप अपने दिमाग में एक चीज और बैठा लीजिए कि जब लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती है तो एक आंसर बनकर रेडी हो जाता है, इसका मतलब इसके एक आंसर आएगा। ये रहा इस पॉइंट पी पर। तो एक दूसरे को लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को लाइन कट करेंगी कि नहीं करेंगी, तो इसके लिए अगर जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक लाइन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये भी एक लाइन है। तो एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो केस ये होता है a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब कैसे चेक करते हैं इसको, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 4x प्लस 5y इक्वल टू 5, 2x प्लस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये जो पहली लाइन है इसको मैं मान लेता a1, ये हो जाएगा आपका b1। कंपैरिजन कराते हैं जब इन दोनों को, वन बाई वन कंपैरिजन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a1 4, b1 एंड देन c1, a2 b2 एंड देन c2। अब कंपैरिजन करते हैं इस वाली कंडीशन से, तो a1 अपॉन a2 यानी 4 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 यानी 5 अपॉन 4। अगर दोनों को सॉल्व भी करता हूं तो क्या ये दोनों आपस में बराबर आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 4। तो कैसे हैं ये दोनों आपस में, नॉट इज इक्वल टू है। कैसे हैं आपस में, नॉट इक्वल टू, 4/2 इक्वल टू 5/4, दोनों आपस में कैसे हैं, नॉट इज इक्वल टू। नॉट इज इक्वल टू का साइन क्या बताता है कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि ये दोनों जो रेखाएं हैं, इन दोनों जो समीकरण है इनसे बनने वाली जो लाइंस है एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे डाउट सेक्शन में क्लियरेंस में बता सकते हो, आप टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, या फिर कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये थोड़ा सा हाँ दिक्कत क्रिएट कर रहा था समझने में, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पर बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। सो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, कैसे इनको एक्सप्लेन करना है, कैसे इनको समझना है, क्या क्या डिटेल सॉल्यूशन हो सकता है इसका, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसका एक ये भी होता है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं अभी इन तीनों के तीनों लाइंस की जो तीनों कंडीशंस होती हैं उनको एक अच्छे से ऐसा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आज के बाद आप भूल जाइए कि आप इनको कभी भूलने वाले हो। ठीक है, आपने जहाँ कहीं भी पढ़ा होगा, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप यहाँ कहीं भी पढ़ रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि आप कैसा पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो और अच्छा ही पढ़ रहे होगे, मैं ये नहीं कह सकता कि आप गलत पढ़ रहे हो। लेकिन आज के बाद अगर आप अच्छे से वीडियो को 1-2 बार देख लेते हो तो आपको रियली विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमने एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा। ठीक है, अगली लाइंस की अगले उसकी तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ। अगला कंडीशन क्या होने वाली है इसकी। अब पहला जो कंडीशन थी हमारी वो थी कि इंटरसेक्ट कर चुकी लाइन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन आपकी ये और एक लाइन आपकी ये। ठीक है, अब दोनों लाइंस को अगर मैं आगे की ओर मूव करता हूं तो क्या ये आपस में मिल जाएंगी, मुझे तो नहीं लगता आपस में मिल जाएंगी। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। और समांतर रेखा कभी आपस में कट नहीं करती, और मैंने अभी आपको बताया कि जब रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर जाती है तो उसका आंसर मिल जाता है, उसका आंसर मिल जाता है। तो समांतर रेखाओं में क्या होगा, कहीं कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं होने वाला। ये सभी चीजें मैं लिखा दूंगा कि कोई हल नहीं, एक हल, अद्वितीय हल, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सब कुछ मैं लिखा दूंगा आपके लिए, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। अब देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब ये दो लाइंस हैं हमारे पास, a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, दो लाइंस हैं। अब दो लाइंस एक दूसरे से समांतर हैं। कब होंगी समांतर कि एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है जो कि आपस में कभी कट नहीं करती है। जब कभी कट नहीं करती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस का केस क्या होता है? पैरेलल लाइंस का केस होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास ये होता है कि a1/a2 b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं इसको। एग्जांपल से समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है इसके लिए। हमारे पास ये एक दो लाइंस हैं। अब आपको ये तो समझ आ चुका होगा कि ये आपका a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1, a2, b2, c2। ठीक है, अच्छा तो सॉल्व करते हैं। a1/a2 मीन्स 3/6, b1/b2 मीन्स 4/8, c1/c2 मीन्स 5/9। अब सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा यानी 1/2, 4 2 जा 1/2, 1/2 5/9। तीनों चीजें हैं। तो इन तीनों चीजों में हमको क्या मिला कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये दो आपस में बराबर हैं लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। तो इससे क्या मैच खाता है? ये वाला मैच बनता है इससे कि दो आपस में बराबर है, एक आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में कैसी है? पैरेलल लाइंस होंगी। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आता है कि ये बताइए ये पैरेलल है या प्रतिच्छेदी है, या और एक और कंडीशन जो बनने वाली है वो है। तो पैरेलल लाइंस आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ साथ लिखते जाइए कि ये जो लाइंस है इनके नो सॉल्यूशन होता है। इसका पूछता है क्वेश्चन के अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे, तो नो सॉल्यूशन होंगे। और ये लाइन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत, तो ये कैसी लाइन होगी? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत रेखा, असंगत। क्योंकि असंगत, देखिए असंगत और संगत को इस तरीके से समझ सकते हैं। संगत मतलब मीन्स जो रेखा संग हो, साथ में हो, और ये रेखा तो साथ में है ही नहीं, वो अलग जा रही है, ये अलग जा रही है, तो इसको कहेंगे असंगत। तो कैसा सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशंस। और कैसी रेखा होगी? समांतर रेखा। ये सब पूरा फंडामेंटल्स ये समांतर रेखा का आपका कंप्लीट होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आई होप आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। कंडीशन नंबर 2 थी, कंडीशन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस, और सभी कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर। और देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा, फोर्स नहीं करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर कुछ मतलब दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए इस पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में आपको यहाँ से अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, आपको नोट्स भी मिल सकते हैं, मिल रहे हैं, क्विज़ेस भी मिल सकती हैं, आपको क्वेश्चन टॉपिक्स मिलेंगे। देखिए क्वेश्चंस में आपको जब प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जब प्रोवाइड करूंगा, नोट्स जब प्रोवाइड करूंगा, पूरे कंप्लीट एक चैप्टर को खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड उसके करूंगा। ठीक है, तो अगली टॉपिक है हमारी, यानी अगली कंडीशन है हमारी तीसरी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स संपाती। इसका मतलब होता है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सटकर, बिल्कुल चिपक कर जाती हैं, यानी जिस पॉइंट से एक रेखा गई है उसी पॉइंट से आप दूसरी रेखा को भी, जैसे भेड़ चाल, क्या होता है कि एक भेड़ जिस रास्ते से निकल जाती है तो सभी भेड़ें भी उसी रास्ते से ही होकर जाती हैं। तो इसी तरीके से जब एक लाइन इस वाले पॉइंट से होकर जाए तो दूसरी लाइन भी इसी वाले पॉइंट से होकर ही जानी चाहिए, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल चिपकी हुई होनी चाहिए। इस कंडीशन को कहते हैं संपाती रेखा है। कैसे? अब देखते हैं इनका कंडीशंस क्या बनती है। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंडीशन
कंडीशन है कि E1 अपॉन E2 सब आपस में बराबर होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं समपाती होंगी। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं मैं आपको। 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मैं सॉल्व करता हूँ। अब आपको इतना तो पता चल चुका है कि ये A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1, A2, B2 एंड देन C2। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। चेक कीजिए। 3 अपॉन 6, 4 अपॉन 8 और देन 5 अपॉन 10। 3 2 जा 1/2, 4 2 जा 1/2, 5 2 जा 1/2, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तीनों चीजें आपस में बराबर आ चुकी हैं। इसका मीन्स है कि ये रेखाएं आपस में समपाती है। अब समपाती है तो इनके केसेस क्या बनते हैं? कंसिस्टेंट मीन्स रेखाएं कैसी होंगी? क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, बताइए ये दोनों रेखाएं संगत है या असंगत है? तो अब अगर आपकी संपाती यानी कॉन्सिडेंट आती है तो आपका सॉरी कॉन्सिडेंट आती है तो आप कहोगे कि ये रेखाएं आपस में कंसिस्टेंट है, इसका मतलब संगत रेखाएं हैं। अच्छा, सॉल्यूशंस की बात आती है। अब देखिए मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस होते हैं जब रेखाएं एक दूसरे को कट करती है। अब जब प्रॉब्लम ये है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही होकर जा रही है तो कट कितनी बार कर रही होगी, हमको क्या पता कितनी बार कट कर रही होगी। जितनी बार टच हो रही होगी उतनी ही बार कट कर रही होगी। और यहाँ तो ये भी नहीं पता कि कितनी बार टच हो रही है। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशंस लिख सकते हो आप, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, संगत हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। ये होती है आपकी संगत रेखाओं सॉरी समान समपाती रेखाओं के अंदर। तो आई होप आपको तीनों सॉल्व पहले आप इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तीन जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस थी उनको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। आपको मैंने पैरेलल लाइन समझाई, आपको मैंने समांतर रेखाएं समझाई, सॉरी समांतर रेखाएं समझाई, संपाती रेखाएं समझाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं समझाई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होते हैं मैंने आपको ये भी समझाया, किस तरीके के होते हैं ये भी समझाया, और आपको इसके बेसिक्स को अच्छे से क्लियर किया। कल हम इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चंस हम कर सकें अपना 25 मिनट के लेक्चर के अंदर, उसमें जितने भी हम क्वेश्चंस कर सके उतने हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने वाला है, जिससे आपको वो क्वेश्चन जो है, बहुत से बच्चे हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते तो क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं। तो ऐसा इधर होने वाला कुछ भी नहीं है। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। और देखिए मैंने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रा। रियल नंबर को भी मैंने स्किप मारा हुआ है, रियल नंबर्स को मैं बाद में कराऊंगा। पहले मैं अलजेब्रा जो कि सबसे बड़ा पोर्शन होता है उसको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आपका ये पार्ट 1 हो चुका है। कल हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में चलेंगे, इसके यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में। सो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा लगा हो कि बंदा मेहनत कर रहा है आपके लिए, क्योंकि देखिए हम मोटिवेट कब होते हैं जब आप उनको अच्छा से कमेंट दे देते हो कि हाँ सर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप कंटिन्यू रखिए, आप पढ़ाते हुए चलिए। तो उससे थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट मिलता है, आपके द्वारा जो है सेल्फ मोटिवेशन सा हो जाता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है तो और अच्छा सा काम करें, तो और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दीजिए कीजिए। लाइक करना ना करना जी आपके हाथ में है, और कमेंट भी करना सॉरी आपके ही हाथ में। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए कीजिए जो आपको अच्छा उचित लगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं कई बार कह ही चुका हूँ, अगर आपको लगता है कि दूसरों को बताना चाहिए तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।